रात के वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में मीटिंग चल रही थी। एसपी साहब बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। पुलिस की लगातार होती हरकत से मास्टर जियो का मूवमेंट खत्म हो गया था और एसपी साहब को अभी यही बात परेशान कर रही थी कि मास्टर जियो ने कुछ किया क्यों नहीं। एसपी साहब के सामने उनके ऑफिसर भी बैठे हुए थे और वो परेशान हो रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में एसपी साहब ने उनको बताया कि वो मास्टर जियो के बारे में सोच रहे हैं। साथ में एसपी साहब को अभी कुछ लोगों के बारे में पता लगा था जो शिमला शहर के बाहर रुके थे। एसपी ने फैसला किया कि वो पहले मास्टर जियो के कंसाइनमेंट का इंतजार करेगा, उसके बाद ही वो उन लोगों को देखेगा जिसकी टिप उनको मिली थी। जब सुबह के 3 बजे तक कोई टिप नहीं मिली तो एसपी साहब ने अब उस तरफ जाने का फैसला किया जहां वो लोग छुपे थे। वक्त का इंतजार करते हुए सभी लोग सो गए थे। एसपी साहब ने सबको उठाते हुए चलने को कहा। पुलिस की 2 टीमें मौके पर ही रवाना हो गई। करीब 40 मिनट के ड्राइव के बाद पुलिस की टीम उस जगह पर आ गई थी। ये शिमला के बाहर का इलाका था। एक छोटी सी कॉलोनी के अंदर उन लोगों के छिपे होने की बात थी। एसपी ने एक टीम को बाहर ही खड़ा किया था और बाकी के लोगों के साथ खुद आगे आ गया था। एसपी साहब ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वहां पर रह रहे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बाद में एसपी ने जब मौके का जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि सारे बदमाश लोग सो रहे थे। इसी बीच एसपी को वो आदमी दिख गया जिसको इन लोगों ने किडनैप किया था। एसपी ने बहुत चालाकी के साथ उनके कुछ साथियों को बाहर निकाल लिया। अब आखिर में मुखिया जिसने अतुल को किडनैप किया था वो इस बात को समझ गया था कि पुलिस ने उसको हर तरफ से घेर लिया है। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने अतुल को गन पॉइंट पर रख लिया। उसको अभी तक यही लग रहा था कि पुलिस उसको अतुल के कारण पकड़ने आई है, मगर अभी सच्चाई ये थी कि पुलिस उन लोगों को उनके हथियार के कारण देखने आई थी। घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा तनाव वाला हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी साहब ने अपने आप को घर के एकमात्र दरवाजे पर खड़ा रखा था। उनके पीछे उनकी पूरी टीम खड़ी थी। एसपी बार बार मुखिया को अपना हथियार छोड़ के सरेंडर करने को बोल रहे थे, मगर मुखिया ऐसा कुछ करने के इरादे में नहीं था। मुखिया के पूरे चेहरे से पसीना बह रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने उसको घेर रखा है। उसके दिमाग में बार बार पारस की बात चल रही थी कि उसको सावधान रहना, मगर अब तो शायद इस बात के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी। एसपी साहब भी मुखिया के हाल को देखते हुए समझ गए थे कि अभी नया नया इस काम को कर रहा है। मुखिया के डर को एसपी साहब बहुत अच्छे से पहचानते थे, लेकिन एसपी इस बात को भी समझ रहे थे कि अभी मुखिया की जैसी हालत है उस हिसाब से वो आराम से अतुल को मार सकता है। इसलिए एसपी ने अपने गन को अंदर करते हुए मुखिया को ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश की कि वो उसको मारेगा नहीं, बस उसको अपने आप को पुलिस को सौंपना पड़ेगा। वहीं एसपी की टीम के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एसपी साहब ने अपनी गन क्यों अंदर रख ली है। देखो, हम तुमको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, एसपी साहब ने मुखिया को समझाते हुए कहा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझे सरेंडर करने के बाद मार दोगे, मुखिया ने कहा। वो कभी एसपी को देख रहा था तो कभी अतुल को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहा था। पागल मत बनो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। समझ नहीं रहे हो कि तुम पुलिस के सामने हो, और अगर तेरा एनकाउंटर करना होता तो तभी कर देता जब तू सोया हुआ था। तुझे मारने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, एसपी ने कहा। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मुखिया अपनी गन नीचे रख दे। अरे ऑफिसर, तू समझ नहीं रहा है। मैं चाहूंगा तो इस मुर्गे को भी साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे लिए तू जवाब नहीं देगा, मगर इसके लिए तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। मेरी मत सोच, अपनी सोच एसपी, अपनी सोच, मुखिया ने कहा। वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि एसपी को रास्ते से हटा सके।
मुखिया की बात सुनकर एसपी कुछ पल के लिए खामोश हो गया था, जो इस बात को समझ रहा था कि क्या होने वाला है। अब अगर वो आगे बढ़ता तो मुखिया आराम से अतुल को मार देगा। अब एसपी को कोई चाल सोचनी थी जिससे कि वो मुखिया और अतुल को अलग कर सके। अचानक से एसपी पीछे मुड़ा और अपनी टीम को कुछ इशारा किया। दरअसल उन्होंने अपने एक ऑफिसर को पीछे से आने को कहा ताकि वो मुखिया को पीछे से पकड़ सके, मगर उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। अपने बॉस की बात मानते हुए एक ऑफिसर ने तुरंत से घर के पीछे रुख किया। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अभी केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया था। उसकी एक गलती अतुल की जान भी ले सकती थी। वो घर के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस ऑफिसर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बाद में उसको एक खिड़की नजर आई, शायद से ये एक बाथरूम की खिड़की थी। ऑफिसर ने धीरे से खुद को खिड़की की तरफ किया। खिड़की के नीचे की दीवार बहुत ज्यादा खुरदुरी थी। ऑफिसर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ एसपी साहब अभी मुखिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरेंडर करना ही अभी सही ऑप्शन है, मगर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। एसपी को अब अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अभी उनको भी धैर्य रखना था। उधर ऑफिसर अब उस खिड़की पर चढ़ गया था जहां से उसको घर के अंदर का रास्ता ढूंढना था। वो जैसे ही आगे जाने को हुआ, उसका पैर नीचे पड़ी बाल्टी से जा टकराया। इस कारण से वो जोर से जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते ही मुखिया को समझ आ गया कि कोई आया है, मगर उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन आया है। उसने एसपी को घूरते हुए देखा कि उसी ने किसी को पीछे से भेजा था, मगर उसको समझ आ गया था कि एसपी ने अपनी चाल चल दी है। अब मुखिया दो तरफ से सावधान था। एसपी भी समझ गए थे कि उनका प्लान खराब हो गया है। उन्होंने अपनी टीम के आदमियों को गन तैयार रखने को बोल दिया, क्योंकि खतरा पाकर मुखिया, अतुल या पुलिस किसी को भी अपने गन का निशाना बना सकता था। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मुखिया को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने एसपी के ऊपर गोली चला दी। एसपी तो पहले से ही इस बात को जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। मुखिया ने जो गोली एसपी को मारी थी, वो गोली उसको न लग के दरवाजे पर लगी थी। बाद में एसपी ने निशाना बनाते हुए मुखिया के पैर को अपना निशाना बनाया। गोली लगते ही मुखिया जमीन पर चीखते हुए गिर गया। एसपी समझ गया कि ये सही मौका है अंदर जाने का। बिना वक्त बर्बाद किए एसपी तुरंत से मुखिया की तरफ लपका। अब क्या था, अब एसपी साहब को अंदर जाता हुआ देख के सब पुलिस वाले अंदर की तरफ भागते हुए आ गए। देखते देखते पूरे कमरे में पुलिस वाले भर गए। मुखिया अभी भी जमीन पर अपने जख्मी पैर को पकड़ के रो रहा था। उसको शायद से पहली बार गोली लगने का दर्द हुआ था। एसपी उसके सामने ही खड़ा था। वहीं अतुल डर से कोने में चला गया था। वैसे तो वो जानता था कि पुलिस आई है, मगर अभी किसने किसको गोली मारी थी ये उसको पता नहीं था। एसपी ने अपने ऑफिसर्स को मुखिया को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और वो धीरे से अतुल की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि अतुल अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, मगर एसपी अभी तक ये नहीं जानता था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो अतुल है। एसपी ने अतुल की आंख से पट्टी खोलते हुए पूछा, तुम ठीक हो? अतुल पुलिस को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। हालांकि उसकी आंख से आंसू तो नहीं आ रहे थे, मगर उसका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। एसपी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको समझाया, अब डरने की कोई बात नहीं है, आप संभालिए खुद को। इतना कहने के बाद एसपी साहब ने अपने कांस्टेबल को पानी लाने को कहा। अतुल को एसपी ने अभी घर से बाहर नहीं निकाला था। वो अभी भी घर में ही उससे बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में एसपी को पानी मिल गया, जिसको उसने अतुल को ऑफर किया। करीब 10 मिनट बाद जब अतुल को थोड़ा होश आया तो उसने बात करना शुरू किया। एसपी ने अतुल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और ये लोग कहां से आपको उठा कर लाए हैं? मेरा मतलब आपको कहां से किडनैप किया गया है? एक लंबी सांस भरते हुए अतुल ने कहा, मेरा नाम अतुल साहनी है, ये लोग मुझे दिल्ली से लेकर आ रहे हैं। एसपी ने जैसे ही अतुल नाम सुना, उसको तुरंत से मास्टर जियो की याद आ गई। वो उस दिन को याद करने लगा जब मास्टर जियो ने उसको उसके ही ऑफिस में चैलेंज किया था कि वो अतुल को किसी भी कीमत पर शिमला ला कर रहेंगे। एसपी अभी अंदर से इतना ज्यादा खुश था कि इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अब एसपी को बिना कुछ सुने बहुत कुछ समझ आने लगा।
उसको पता था कि ये उसका जैकपॉट था, मगर एसपी ने कंफर्म करने के लिए दोबारा से अतुल को कुरेदना चाहा। तो वही पत्रकार अतुल हो ना? हाँ सर, मेरा यहीं पर एक लोकल पेपर निकलता है, अतुल ने कहा। एसपी साहब अब अतुल को अपने मयार में उतारने की कोशिश कर रहे थे। वो तुम ही थे ना जो सबसे भिड़ जाता है? तुम्हारे तो नाम के बहुत किस्से सुने हैं यार। नेता से लेकर माफिया तक सब डरते हैं तुम्हारी कलम से, एसपी साहब ने कहा। जैसी उनकी कोशिश थी वो उस हिसाब से अतुल को फंसा रहे थे। हाँ सर, उसी बात की कीमत चुका रहा हूं मैं। इस देश में ज्यादा हिम्मत करने पर फूल नहीं जूते मिलते हैं। जब से मैंने सारस्वत परिवार के खिलाफ लिखना शुरू किया, जिंदगी तबाह हो गई है मेरी, अतुल ने कहा। एसपी साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जरूर से अतुल के पास इस शहर के बारे में बहुत से राज है। उसकी जान बचाकर एसपी ने अपना आधा काम तो कर दिया था, मगर अभी भी लड़ाई बहुत लंबी थी। अचानक से एसपी ने अतुल से पूछा, क्या ये सब तुम्हारे साथ मास्टर जियो ने कराया? अतुल ने पहले कुछ देर तक सोचा, उसके बाद उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता है। आज तक मेरी उनसे बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच में ठीक ठाक रिश्ते हैं, शक करने वाली कोई बात नहीं। एसपी अतुल के इस जवाब को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अतुल से क्या बात करे। इसके आगे एसपी ने कोई बात नहीं की और अपने आदमियों को यहाँ की रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहा। एसपी ने अभी भी अतुल को अपने साथ रखा था। एसपी साहब जिस बात की उम्मीद में यहाँ पर आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनको मास्टर जियो को फंसाने का बहुत अच्छा मौका मिला था, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अतुल ने मास्टर जियो के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोला। इस बीच एक आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर मास्टर जियो के भाई पारस को बता रहा था कि उसके आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह वही आदमी था जिसके जरिए पारस ने किडनैपर्स को मकान दिलाया था। पारस इस खबर से पागल जैसा हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से पुलिस को उनके बारे में कैसे पता लगा। क्या होगा अब पारस का अगला कदम? क्या पुलिस अब मास्टर जियो तक अतुल के जरिए जा पाएगी? मुखिया अपने गवाही में क्या कहेगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? मास्टर जियो बेचैनी से अपने गेस्ट हाउस में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये मास्टर जियो की पुरानी आदत थी। उन्हें जब भी स्ट्रेस होता वे इसी तरह से दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर कमरे में चक्कर काटते थे। हर व्यक्ति का अपने स्ट्रेस को जाहिर करने का तरीका होता है और ये तरीका मास्टर जियो का था। उन्होंने पारस को अतुल के मुद्दे पर बातचीत के लिए तुरंत अपने गेस्ट हाउस बुलाया था। मास्टर जियो पारस का ही इंतजार कर रहे थे। साथ ही उनके दिमाग में अतुल को लेकर कई ख्याल नाच रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से अतुल को एसपी की गिरफ्त से निकाला जाए। अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मास्टर जियो अभी भी अपने सोच विचार में मग्न थे। उन्होंने पारस के आने पर ध्यान नहीं दिया। गुड आफ्टरनून मास्टर साहब। आते ही पारस ने औपचारिकता निभाते हुए मास्टर जियो को विश किया। गुड आफ्टरनून पारस, मास्टर जियो ने अभिवादन स्वीकारते हुए कहा। विस्की लोगे? मास्टर जी ने कांच की अलमारी से आयरिश विस्की की एक शानदार बोतल निकालते हुए पूछा। जी मास्टर साहब, पारस ने सहमति देते हुए कहा। मास्टर जियो विस्की के शौकीन थे और ऊपर से आयरिश विस्की उनके बेहद करीब थी। कांच के गिलास को 1/3 भरते हुए पारस की तरफ बढ़ाकर बोले, लो पारस। इसके बाद पारस ने गिलास उठाकर विस्की का एक सिप लेते हुए कहा, इस मुखिया की लापरवाही ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने उसको कहा था कि किसी सुरक्षित जगह पर रहे। मुखिया और अतुल कहाँ रुके थे और वहां पुलिस कैसे आ गई? मास्टर जियो ने उत्सुकता से पूछा। कोई मोटेल था माउंट व्यू नाम का, सेफ जगह थी शिमला के बाहरी छोर पर, लेकिन वहां पुलिस कैसे पहुंची ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जरूर कोई तो है बात, वरना पुलिस को कैसे पता चला कि अतुल वहां छिपा है? पारस को जितनी जानकारी थी उसने मास्टर जियो को बता दी। जरूर किसी ने पुलिस को खबर की होगी। ये सब नए एसपी का किया कराया है। वो मुझे हारते हुए देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, मास्टर जियो ने संदेह भाव से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है मास्टर साहब। हो ना हो ये किसी मुखबिर का ही काम हो सकता है। पारस ने मास्टर जियो की बात पर सहमति जताते हुए कहा। और
से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको बताता हूँ मास्टर साहब, पारस ने विश्वास से कहा। ठीक है, लेकिन अगर पता चल भी जाएगा तो हम अतुल को वहां से निकालेंगे कैसे? सोचा है? मास्टर जीव ने अपनी चिंता प्रकट की। अभी कुछ सोचा नहीं है, पर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे मास्टर साहब। हर बार की तरह पारस ने आत्मविश्वास से भरकर जवाब दिया। दूसरी तरफ पुलिस मुखिया और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। एसपी को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अतुल साहनी को ढूंढ निकाला था, लेकिन अभी तक उसे मास्टर जीव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर भी अतुल एसपी का जैकपॉट था, इसलिए न तो उसने उसे जाने दिया और न ही जेल भेजा। उसने उसे अपने ऑफिस के पड़ोस में ही एक कमरे में कैद कर रखा था। इस कमरे में एकदम अंधेरा था, उसके हाथ बंधे थे। अतुल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल शाम तक कुछ गुंडों के कब्जे में था, जिन्होंने उसे क्यों बंदी बना रखा था उसे नहीं मालूम था, और अब वो पुलिस के कब्जे में था, जिन्होंने उसे छुड़वाने की जगह एक अनजान जगह बंदी बना रखा था। उसके कमरे की रखवाली के लिए 3 आदमी हरदम वहीं रहते, ताकि वो कुछ गड़बड़ न कर सके। इधर मुखिया और उसके आदमियों को कड़ी निगरानी में जिला कारागार में रखा गया था। सभी को अलग अलग रखा गया था, ताकि उनसे पूछताछ में तोड़कर कुछ काम की जानकारी ली जा सके। अभी तक काफी सख्ती के बाद भी उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बार एसपी ने खुद पूछताछ का जिम्मा उठाया। सबसे पहले वो मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया को एक कुर्सी पर बैठाया गया, उसके हाथ बंधे थे। एसपी के आते ही उसने पहचान लिया कि ये वही अफसर है जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? एसपी ने मुखिया को छेड़ते हुए कहा। नहीं साहब, आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया ने भी जवाब दिया। मुझे जानते हो? एसपी ने सवाल किया। देखा तो एक बार, पर जानता नहीं हूँ, मुखिया ने सीधा सा जवाब दिया। मैं जिले का एसपी हूँ, मेरा नाम उदय सिंह है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। एसपी ने अब सख्त रूप अपना लिया था। पूछिए, मुखिया ने 2 टूक उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? एसपी ने सवाल किया। गुड्डू, एक शब्द में ही मुखिया ने जवाब दिया। कहाँ रहते हो? एसपी ने अगला सवाल किया। दिल्ली, मुखिया ने स्पष्टता से जवाब दिया। तुम अतुल को कब से जानते हो? एसपी ने अगला सवाल किया। जब से एक अमीर आदमी ने उसे उठाने का काम दिया तब से, मुखिया ने सदा हुआ जवाब दिया। इसके अलावा कुछ? एसपी ने आगे पूछा। यही कि वो अमीर है और अखबार निकालता है, ये उसने खुद बताया। अपनी बात को साफ करते हुए मुखिया बोला। अतुल को उठाने का काम किसने दिया? एसपी उदय ने स्वरों का सिलसिला आगे बढ़ाया। कभी देखा नहीं उसे, अपन ने हमेशा फोन पर ही बात हुई बॉस से, मुखिया ने बताया। तुमको किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? एसपी उदय ने अगला सवाल किया। एक दिन अपन को फोन आया, उसने बोला एक आदमी को उठाना है, पैसे की चिंता मत करना। मैंने भी काम ले लिया। उसने फिर फोन पर फोटो भेज दी, एडवांस में रुपए भी पहुंचा दिए। मुखिया ने सारी बात एक ही बार में बताते हुए कहा। पैसे कैसे मिले तुमको? उदय ने कुछ सोचकर पूछा। आदमी ने फोन करके बोला कि अंधे भिखारी से ले लेना, जो कि पुरानी दिल्ली के ओवरब्रिज के पास ही बैठता है। वहीं से मैंने एडवांस के 1 लाख रुपए उठा लिए। मुखिया ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा। तुम अतुल को ले जाकर किसे हैंडओवर करने वाले थे? अब उदय यानी एसपी ने झुंझलाते हुए पूछा। बॉस ने जगह क्लियर नहीं की थी। उन्होंने कहा जब शिमला आ जाना तब लोकेशन बताऊंगा, ताकि कोई गड़बड़ न हो सके, सफाई देते हुए मुखिया ने कहा। अब उदय का पारा चढ़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कुछ तो बता दे जो काम का हो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता एसपी साहब, मुखिया ने बिना डरे जवाब दिया। तवाक, मुखिया के मुंह पर चमाट मारते हुए उदय ने मुंह से निकाला। साले 2 कौड़ी के गुंडे, तुझे आराम से कह रहा हूं तो तू समझ नहीं रहा है। तुझ जैसे लोग लातों के भूत होते हैं, बातों के नहीं। नहीं साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया, मुखिया ने सहमते हुए कहा। इसको उल्टा लटकाओ, देखता हूं कब तक नहीं बताता। एसपी उदय ने एक सिपाही को आदेश दिया। इसके बाद एसपी ने खुद अपने वर्दी के ट्राउजर में से बेल्ट निकाली और बरसाने लगा मुखिया की पीठ पर। मुखिया चिल्लाता जा रहा था, लेकिन उदय पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो मास्टर जियो को न फंसा पाने की खुन्नस को मुखिया पर उतार रहा था। जब वो उसको मार मार कर थक गया
उसने फिर कहा, मैं रुकूंगा नहीं, जो भी पता है बता दो। नहीं पता, कुछ पता होता तो मार क्यों खाता, मुखिया ने सवाल पूछने वाले अंदाज में कहा। बता नहीं तो खाल खींच लूंगा तेरी, गुस्से से भर के उदय ने कहा। इससे पहले किसी ने उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। वहां मौजूद सभी लोग उसका ये रूप देखकर चकित और भयभीत हो गए थे। उदय ने अपने आप को संभालते हुए चारों ओर देखा, वहां से तेजी से निकल गया। साथ ही उसने अपने इंस्पेक्टर को आदेश दिया, उन चारों से भी इंटरोगेशन करो, कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। इधर पारस और मास्टर जियो अभी भी अतुल और मुखिया के बारे में विचार कर रहे थे। साथ ही हिमुंग की विस्की भी चल रही थी। मास्टर जियो ने शक जाहिर किया कि पारस, क्या लगता है कि मुखिया और उसके आदमी पुलिस को कुछ बताएंगे या नहीं? आप पर कोई आंच नहीं आएगी मास्टर साहब, वैसे भी उन्हें कुछ पता ही नहीं है, पारस ने मास्टर जी को आश्वासन देते हुए कहा। ठीक है, मास्टर जियो ने शांत होते हुए कहा, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। उन्होंने मन में सोचा कि कभी ठीक होता तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता। खैर चलिए, मैं आपको बता ही चुका हूं, मैंने अपने आदमी काम पर लगा दिए हैं, आप चिंता मत करिए, पारस ने समझाते हुए कहा। ठीक है, जो भी हो मुझे बताते रहना, मास्टर जियो ने बात खत्म करते हुए कहा। अच्छा तो मैं चलता हूं मास्टर साहब, पारस ने मास्टर जी से अनुमति लेते हुए कहा। इसके बाद पारस वहां से सावधानी से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अतुल को बचने को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसने अपनी गाड़ी में बैठते हुए मास्टर जियो की तरफ हाथ हिलाते हुए, पारस ने जाहिर नहीं किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर साहब अतुल के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों वो कबीर को बचा रहे हैं। उसको गुस्सा भी आ रहा था कि एक अदने से लड़के के पीछे मास्टर जियो अपना सारा कारोबार क्यों दांव पर लगा रहे हैं। इस शहर में उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। यही सब सोचते हुए वो घर की ओर जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो कबीर को वैसे ही दिखता था जैसे कि पूरा शिमला, यानी कि पूरा शिमला नहीं जानता था कि वो ही बुद्ध है। दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा सिर्फ मास्टर जियो और कार्तिकेय ही कबीर की सच्चाई जानते थे। वो जानते थे कि कबीर क्या है। मास्टर जियो ये भी जानते थे कि कबीर उनके लिए क्या अहमियत रखता है। सिर्फ वो ही उनको वो दिला सकता था जो वो चाहते थे, यानी कि चीफ का पद। क्या मास्टर जियो और पारस के बीच की बढ़ती दूरी कम होगी? मास्टर जियो और पारस हर दिन की तरह बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। पारस ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से अतुल को छिपाने का इंतजाम कर लिया था, मगर पता नहीं कैसे पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी। अब इस मोड़ पर मास्टर जियो के दिल में दो तरह के डर थे। पहले ये था कि अब पुलिस के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा था, जिससे कि वो आराम से मास्टर जियो और उनके आदमियों को परेशान कर सकती थी। इस जगह पर दूसरी बात ये थी कि अतुल के गायब होने से कबीर के लिए अब और ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। अतुल एकमात्र जरिया था कि कबीर को इंसाफ मिल सकता था। शहर में दूसरी तरफ एसपी ने घायल मुखिया और गुड्डू से पूछताछ शुरू कर दी थी। बहुत सारी कोशिश के बाद भी मुखिया ने एसपी को कुछ नहीं बताया था। वो जानता था कि पुलिस के सामने मुंह खोलने का मतलब है मौत। एसपी ने जितनी बार भी कोशिश की, उसने बहुत आराम से बस इतना ही बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम देने वाले की आवाज सुनता है और उसका पूरा कारोबार कॉल पर चलता है। जो उम्मीद की किरण एसपी गौतम को मिली थी, वो अब बहुत ज्यादा धुंधली होती जा रही थी। एक तरफ उनके पास मुलजिम तो था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। एसपी साहब को ये खेल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक तरफ उसको ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया था, मगर किडनैपर्स को इंटरोगेट करके भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। एसपी साहब थक हार कर अपने कमरे में आकर बैठ गए थे। वो अपने ऑफिसर्स को भी बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अभी उन्होंने अतुल और मुखिया और वो गुड्डू के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। मुखिया को बहुत ज्यादा रगड़ने के बाद भी बस इतना ही पता चला था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर किडनैपिंग करता है और ये उसका दूसरा ही
केस है। जो भी डिटेल मुखिया के जरिए मिली थी वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी साहब शाम तक थक हार कर अपने दफ्तर में आकर बैठ गए थे। वो मन से बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से मुखिया के मुंह से मास्टर जियो या उसके किसी आदमी का बयान ले सके, मगर मुखिया ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। एसपी साहब के ऊपर रिजल्ट देने का प्रेशर था। ये प्रेशर उनके चेहरे से समझ आ रहा था। एसपी बहुत ज्यादा टेंशन में बैठे हुए थे कि तभी उनके कमरे में उनका ऑफिसर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो पाता है कि एसपी साहब अपनी टेबल पर अपना सर नीचे करके बैठे हुए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आज से पहले उन्होंने अपने बॉस को इस हाल में नहीं देखा था। एक्सक्यूज मी सर, आप ठीक तो है ना? ऑफिसर ने पूछा। अपने ऑफिसर की बात सुनकर एसपी साहब का ध्यान टूटा। अभी वो बात करने के मूड में नहीं थे, मगर उनके पास कोई ऑप्शन था। शायद वो समझ गए थे कि उनके आदमी भी मुखिया को लेकर ही कोई बात करने आए हैं। बहुत उलझे हुए मन से एसपी साहब ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या बात करने आए हो, लेकिन क्या सर, आप इस तरह से हार नहीं मान सकते हैं। एक आदमी की गवाही नहीं देने से केस खत्म नहीं हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना सर? बिना कोई सबूत के मुझे मास्टर जियो का चेहरा नहीं देखना है। तुम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आज और कल रात से जो कुछ भी हुआ है उन सब बातों में मुझे अपनी हार नजर आती है। एसपी साहब ने अपने टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए कहा, सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक बार बस उस मुखिया और गुड्डू के कॉल डिटेल्स आने दीजिए, बहुत काम आसान हो जाएगा। ऑफिसर ने कहा, कोई किसी से बात करता है इस तरह से हम किसी को गुनाहगार नहीं साबित कर सकते हैं, एसपी ने कहा। अब एसपी को गुस्सा आ रहा था। सर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं आपको, ऑफिसर ने कहा। हाँ बोलो। सर मेरे हिसाब से आपको अतुल से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें वहां से कोई लीड मिल जाए। ऑफिसर की बात सुनते ही एसपी का दिमाग खुल जाता है। कई दफा आप पास के परेशानी में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि आपको आगे का कुछ याद ही नहीं रहता है। एसपी गौतम के साथ भी अब यही हो रहा था। वो मुखिया और उसके आदमियों को ही लेकर इतना ज्यादा उलझ गया था कि उसको अतुल की याद ही नहीं रही। खैर, अब जबकि उसको समझ आ गया था तो उसने अपना रुख अपने घर की तरफ कर दिया। उसके लिए अभी एक एक मिनट कीमती था। उसको जाता हुआ देख के ऑफिसर उसको टोकना चाहते थे। शायद से उनको एसपी साहब के सिग्नेचर चाहिए थे, मगर एसपी साहब कहाँ रुकने वाले थे। वो अब अतुल से जल्द मिलना चाहते थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी साहब का सरकारी घर उनके ऑफिस के ठीक पीछे ही था। अतुल को उन्होंने वही रखा था। एसपी साहब धीरे से बाहर आ गए थे और सबसे नजर बचाते हुए वो अपने घर की तरफ निकल गए थे। एसपी गौतम ने जानबूझकर अतुल को उस घर पर नहीं रखा था, क्योंकि इससे उसके फिर से गायब होने का डर था। वो इस बात को भी समझ रहे थे कि अगर अतुल शहर से दोबारा गायब हो गया तो इस बार पुलिस को कोई भी माफ नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को समझते हुए एसपी तेज कदमों से अपने घर में दाखिल हो गए। घर में इस वक्त कोई नहीं था सिवा कुछ नौकरों के। अतुल को एसपी साहब ने अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में रखा था। जब एसपी साहब घर के अंदर की तरफ गए तो अतुल बैठकर अपने सामने रखे पेन पेपर से कुछ लिख रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मगर उसको ये समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। एसपी साहब मुस्कुराहट के साथ अंदर आ गए थे। अंदर आने के साथ अतुल सीधे होकर बैठ गया। वो भी जानता था कि एसपी साहब को कुछ सवाल ही यहाँ पर अलाए थे। उसने एसपी साहब के कुछ पूछने से पहले ही कहा, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वैसे तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा भी लग रहा होगा, मगर आप तो जानते ही हैं कि हर केस अपने आप में पहेली होती है और उस पहेली को सुलझाने के लिए बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं, एसपी साहब ने समझाते हुए कहा। मैं जानता हूँ एसपी साहब, आप पूछे कि आपको क्या जानना है, अतुल ने पूछा। ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे पहले ये जानना है कि आप यहाँ से भागे क्यों थे, एसपी ने पूछा। एसपी ने बात करते हुए अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दिया था,
सारस्वत का पति। काजल सारस्वत का पति? ये कबीर कैसा आदमी है? एसपी साहब ने कबीर का नाम पहले भी सुना हुआ था, मगर उनको याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है और किससे सुना है। साहब, कबीर की कहानी बहुत अलग है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे ये पता है कि कबीर बाहर का नॉर्मल सा आदमी है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि अमीर परिवार का कलंक है। अतुल ने बात को इस तरह से कहा कि वो एसपी का ध्यान कबीर की तरफ लेकर जाना चाहता था। वो बहुत अच्छे से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अमीर परिवार का कलंक? एसपी ने पूछा। वो उस शब्द से प्रेरित हुआ जो अभी अतुल ने इस्तेमाल किया था। आपको शायद से ये बात नहीं पता कि काजल सारस्वत ने कबीर से लव मैरिज किया था। कबीर बहुत गरीब लड़का है। आप समझ रहे होंगे कि कबीर को उस घर पर क्या इज्जत मिलती होगी। मैंने भी बहुत से न्यूज को इस हिसाब से लिखा था कि सारस्वत परिवार कबीर पर जुल्म करता है, अतुल ने कहा। तो इससे तुम्हारे केस का क्या कनेक्शन है? एसपी ने पूछा। कनेक्शन ये है कि मैंने कबीर का ही रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अब आप सोचिए कि कबीर का स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। मुझे लगता है कि कबीर पहले से ही काजल जैसी लड़की को फंसाकर उसकी दौलत पर जीना चाहता होगा, अतुल ने कहा। हाँ, हो सकता है, शायद इसलिए उसने ड्रग का सहारा लिया होगा, एसपी ने कहा। एसपी अभी भी 100% कबीर की बात से खुश नहीं था। पता नहीं क्यों, मगर अतुल की हर बात घूम फिर कर सारस्वत परिवार पर ही आकर रुक जाती थी। अब या तो अतुल यहाँ पर जानकर बात को सारस्वत परिवार के जरिए से दिखा रहा था या फिर बात कुछ और थी। अतुल भी समझ रहा था कि एसपी साहब अभी उसके बर्ताव से खुश नहीं थे, इसलिए उसने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए कहा, सर आप बात को समझने की कोशिश करिए। सारस्वत परिवार के लोग बहुत ज्यादा घमंडी हैं। वो अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे पीछे जो आदमी आए थे उन लोगों को मास्टर जियो ने नहीं बल्कि सारस्वत परिवार के लोगों ने हायर किया होगा। यार, आप न्यूज वाले बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हो सकता है कि कबीर ने इस काम को अंजाम दिया, या हो सकता है कि मास्टर जियो को कबीर ने ऐसा करने को कहा हो। वैसे भी मैंने सुना है कि कबीर ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने ससुर को दिलाया है, एसपी साहब ने कहा। अब एसपी भी अतुल को घुमा रहा था। मैंने आपको कहा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक बहाना था। दरअसल कबीर ने अपने ससुर के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था। उसके बाद ही पता नहीं कैसे, मगर उसने अपने ससुर को सच में कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा हाँ, इस पूरे खेल में उसने बहुत अच्छे तरीके से मनोज वालिया को गायब कर दिया। रातों रात पूरी वालिया फैमिली शिमला से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? रातों रात मतलब कैसे? एसपी साहब ने बहुत ज्यादा आश्चर्य से पूछा। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मगर आप अभी मेरी बात मानिए तो कबीर से जरूर मिलिए सर, आपको बहुत कुछ पता लगेगा, अतुल ने कहा। एसपी साहब भी उसकी बातों से सहमत थे। एक आखिरी सवाल, तुम सारस्वत परिवार से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो? एसपी साहब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। बहुत दिन पहले शहर के बाहर एक फैक्ट्री लगी थी। मैं उस वक्त यहाँ पर नया नया आया था। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि वहां पर ड्रग का कारोबार होता है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के नाम पर। जब मैंने इस बात को साबित करने की कोशिश की तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि मैं उस वक्त कैसे बचा था। आगे की कहानी तो समझ ही गए होंगे। अतुल ने बात खत्म करते हुए गहरी सांस ली। एसपी साहब को समझ आ गया कि अतुल से भी बात करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उसकी हर बात में सारस्वत परिवार का ही रोल हो रहा था। उसका नजरिया निष्पक्ष नहीं था। उधर किडनैपर्स ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे। एसपी अपने घर से ऑफिस आते हुए यही सब सोच रहे थे कि आखिर अब कौन है जो उनकी मदद कर सकता है। अब एसपी साहब बहुत अच्छे से समझ गए थे कि उनके सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ कबीर ही दे सकता है। जब एसपी साहब अपने ऑफिस में आए तो उनको वहां कोई नहीं मिला। रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो ऑफिस में अब कोई नहीं था। एसपी साहब अपने कुर्सी तक आए और बैठने से पहले अपनी सिगरेट जलाई। हर एक फूंक के साथ एसपी को सुबह का इंतजार होने लगा। क्या होगा जब एसपी खुद कबीर से मिलेंगे?
करने की सलाह दी, क्योंकि मुख्य शिकार अतुल ही था, तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एसपी साहब को भी यह आइडिया अच्छा लगा। अतुल को एसपी साहब ने अपने ही घर में रोक कर रखा था, जो कि अतुल की जान को खतरा था, तो अभी के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। जब एसपी साहब ने अतुल से बात करना शुरू किया तो अतुल ने बताया कि कैसे उसके एक रिपोर्ट ने उसको पहले तो शिमला छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बाद में उसकी किडनैपिंग भी हो गई। किडनैपिंग केस के लिए जैसे ही एसपी साहब ने मास्टर जियो का नाम कहा तो अतुल ने बात को बदलते हुए सारा दोष सारस्वत परिवार पर लगा दिया। एसपी के पूछने पर उसने बताया कि सारस्वत परिवार के लोग इस शहर को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके पास अभी सबसे ज्यादा पैसा है और वो अब पावर की तलाश में है। साथ ही अतुल ने कबीर के रोल पर भी सवाल उठाया कि कबीर को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए भी उसको ड्रग देकर घर से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। बहुत देर तक चली बातचीत का एसपी साहब ने एक ही निष्कर्ष निकाला था, वो ये कि उसके हर सवाल का जवाब अब बस कबीर के पास था। अगली सुबह अपने दफ्तर के काम को पूरा करके एसपी साहब सारस्वत विला की तरफ निकल गए। रास्ते में जाते हुए एसपी साहब के मन में बहुत से सवाल थे। रात को हुई अतुल से बातचीत के बाद अब एसपी साहब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कबीर से मिलने जा रहे थे। एसपी साहब का ड्राइवर शिमला शहर का ही रहने वाला था। एसपी ने एक दफा उससे भी सारस्वत परिवार के बारे में पूछने की कोशिश की। वो जानते थे कि उसके बाप दादा यहीं के रहने वाले थे, तो उसके पास जरूर से सारस्वत परिवार के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जैसा कि एसपी को उम्मीद थी, ड्राइवर ने उसको सारस्वत परिवार की गरिमा के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे सारस्वत परिवार ने दशकों पहले अपना कारोबार बहुत छोटे लेवल पर शुरू किया था और आज वो इंडिया भर में आगे है। इसके बाद एसपी ने अपना पत्ता फेंका और उसको बताया कि वो किसी भी तरह से सारस्वत परिवार के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। इस बात को सुनकर एसपी साहब के ड्राइवर ने बताया कि उनका एक दोस्त वहां पर कार चलाता है, यानी कि सारस्वत परिवार के घर में ड्राइवर है। वो जितने अच्छे से सारस्वत परिवार के बारे में बता पाएगा उतना कोई और नहीं बता पाएगा। एसपी साहब को अपने ड्राइवर का आइडिया पसंद आया। इस तरह से वो आराम से सारस्वत परिवार पर नजर रख लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि कुछ इस तरह की बात भी है। कार बहुत आराम से धूप छाओं के बीच से होती हुई सारस्वत विला की तरफ जा रही थी। रास्ते में जाते हुए एसपी की नजर बार बार अपनी घड़ी की तरफ जा रही थी। दरअसल एसपी साहब को जल्दी इस बात की थी कि कहीं कबीर घर से बाहर नहीं चला जाए, क्योंकि एसपी साहब को पता था कि कबीर एक डिलीवरी बॉय है। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर वहां पर जाने के बाद कबीर से मुलाकात नहीं होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। कार सारस्वत विला के सामने आकर रुक गई। गेट पर आने से पहले एसपी साहब ने अपने ड्राइवर को यह बताने को मना किया था कि वो एसपी है। उनके ड्राइवर ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और वैसा ही जैसे कि उसके मालिक ने कहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। गेट पर आकर उन्होंने आम इंसान की तरह अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कुछ देर रुकने को कहा। यहाँ पर एसपी ने बहुत दिमाग से एक और चाल चली थी। उसने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि उसको मास्टर जियो ने भेजा है, क्योंकि एसपी को शक था कि कबीर मास्टर जियो का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो खुद को मास्टर जियो का आदमी रिप्रेजेंट करेंगे तो कबीर से मिलना बहुत ज्यादा आसान हो सकता था। कुछ पल गेट पर खड़े रहने के बाद एसपी को काजल ने अंदर बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड के साथ जब एसपी विला के कंपाउंड के अंदर आने लगे तो विला की सुंदरता देख के उनका मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो अभी तक जिस अमीरी की बात सुनते आ रहे थे, अब उस जगह को आंखों के सामने देखने का मजा ही कुछ और था। कोई नहीं जानता था कि एसपी इस तरह से भी सारस्वत विला आ सकते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मैन विला छोड़कर एसपी साहब को एक सर्वेंट हाउस की तरफ लेकर गया तो एसपी साहब का दिमाग हिल गया। उसको
इस हवेली को छोड़कर ऐसे छोटे से घर में रहता है, मगर हालत को देखते हुए अभी एसपी साहब ने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। एसपी साहब को घर तक लाकर सिक्योरिटी गार्ड वहां से लौट गया। अंदर जाने पर एसपी साहब ने देखा कि कबीर हॉल के सोफे पर आधा लेटा हुआ है और आधा बैठा हुआ है। काजल उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। अब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर जब काजल की नजर एसपी साहब पर गई तो उसने माफी मांगते हुए उनको अंदर आकर बैठने को कहा। कबीर भी एसपी को पहली बार देख रहा था। वो वैसे तो मास्टर जियो के हर आदमी को जानता था, मगर इस आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा था। कबीर अभी सोच में ही था कि एसपी साहब उसके पास वाले सोफे पर बैठ गए। कबीर अभी भी उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया कि इस आदमी के साथ जरूर से कोई ना कोई दिक्कत है, मगर जैसे एसपी ने खुद को छिपा रखा था, कबीर ने भी खुद को छिपा रखा था। अनजान इस सब के सामने वो खुद को ज्यादा नहीं दिखाना चाहता था। कुछ पल की खामोशी के बाद एसपी साहब ने बात करना शुरू कर दिया। और तबीयत कैसी है आपकी? सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, आप कहिए कैसे आना हुआ? मगर माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे तो मैं मास्टर जियो के हर आदमी को जानता हूँ, मगर आपको? कबीर ने कहा। हाँ, क्योंकि मैं मास्टर जियो का आदमी नहीं हूँ। मैं हूँ शिमला शहर का नया एसपी। मेरा नाम है गौतम। कबीर ने जब एसपी के मुंह से इस बात को सुना तो उसके होश उड़ गए। केवल उसी के नहीं बल्कि किचन में काम कर रही काजल ने जब इस बात को सुना तो उसकी भी हालत खराब हो गई। काजल और कबीर अब दोनों को ये डर सताने लगा था कि कहीं एसपी साहब कबीर से उसके मारपीट वाले केस के बारे में तो बात करने नहीं आए हैं। खैर, कबीर ने एसपी साहब की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और बोला, आप आए, बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर सच कहकर आते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। सच की दुकान तो बहुत दिन पहले ही बंद हो गई है। अब तो बस झूठ का बाजार लगता है। झूठ के लोग आते हैं, झूठ के सबूत आते हैं, झूठ के गवाह आते हैं और झूठ के रिपोर्ट भी आते हैं। एसपी साहब, कबीर ने एसपी साहब की बात को काटते हुए कहा, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। ये बताओ कि अतुल साहनी को जानते हो? कबीर, हाँ जानता हूँ, वही एडिटर जिसने मेरे नाम को कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए अब तुम उसको मारना चाहते हो? एसपी ने कहा। एसपी साहब इस वक्त जानकर कबीर को छेड़ रहे थे। वो आजमाना चाहते थे कि कबीर के दिल में उस रिपोर्ट को लेकर कितना ज्यादा डर बैठा हुआ है या कितना ज्यादा गुस्सा है। कुछ पल सोचने के बाद कबीर ने बहुत आराम से जवाब दिया, अगर कानून को अपने हाथ में लेने लग गया तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप ही बताओ, मैं किस किस को मारूं? उस आदमी को मारूं जिसने मुझे ड्रग दिया, उस आदमी को मारूं जिसने मेरे रिपोर्ट को लीक किया, या फिर उस आदमी को मारने जाऊं जिसने मेरे रिपोर्ट को न्यूज का मसाला बना दिया? कबीर के इस जवाब ने एसपी को बहुत ज्यादा चौंका दिया था। उसने सोचा नहीं था कि कबीर जैसा कोई मामूली सा डिलीवरी बॉय भी इस तरह से उसको जवाब दे सकता है। वैसे तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मनोज वालिया को अपने रास्ते से हटा दिया, उसी तरह से इसको भी हटा दो, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। एसपी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, मैंने मनोज वालिया के साथ कुछ भी नहीं किया है। आपको जरूर से कोई गलतफहमी हुई है एसपी साहब। मनोज वालिया अंडरवर्ल्ड का आदमी था। उसकी मौत और जिंदगी बहुत महीन से धागे पर टिकी हुई है। हाँ, आपने ये नहीं कहा कि मनोज वालिया ने अपने फायदे के लिए मेरे पूरे परिवार को निशाना बनाया था। उसके बेटे ने तो मेरे नाम की सुपारी भी दी थी। सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए कप्तान साहब, कबीर ने अपनी सफाई में कहा। जैसे ही एसपी साहब ने मनोज वालिया का नाम लिया, काजल अचानक से अंदर से आई और बहुत बुरी तरह से एसपी को सुनाने लगी, आप लोग खुद को समझते क्या है? मानती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे पोस्ट पर हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगाते रहें। दूसरी बात, आप जिस इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर आए हो वो आधी है। मुझसे पूछे कि सच क्या है। सच ये है कि मनोज वालिया अपने बेटे की शादी मुझसे कराना चाहता था, वो भी मेरे पापा को ब्लैकमेल करके। इन सब बातों में कबीर उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने इसको भी जान से मारने की कोशिश की थी। अब बोलिए, आपके पास कोई जवाब है? काजल को ऐसे बोलते देख कबीर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसको एसपी साहब से आराम से बात करनी चाहिए, मगर काजल कहाँ रुकने वाली थी। वो अभी भी बोलना जारी रखते हुए कहती है, मुझे लगा था कि कानून सबके लिए बराबर होता है, मगर नहीं, कानून सबके लिए बराबर नहीं होता है। आज से कुछ दिन पहले जब मेरे पति को
जियो से कुछ लेना देना है। यानी अब एसपी के दिमाग में इस बात की संभावना पैदा हो गई थी कि अतुल को मास्टर जियो ने ही किडनैप कराया था ताकि वो कबीर का काम कर सके। मगर वो क्या काम था ये अभी किसी को नहीं पता था। कबीर भी काजल को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर मास्टर जियो का नाम आते ही उसकी भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि अब एसपी का अगला सवाल क्या होने वाला है। वो काजल को छोड़ के अब इस बात पे दिमाग लगाने लगा कि एसपी के सवाल पर वो क्या जवाब देगा। कबीर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग इस बात को बताने के लिए काफी था कि क्या हुआ है। वहीं एसपी काजल की बात पे गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत आराम से कबीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। काजल अपने अंदर का जहर बहुत आराम से बाहर निकाल चुकी थी। एसपी बस इंतजार कर रहा था कि काजल जाए तो वो अपने सवाल शुरू कर दे। क्या होगा अब कबीर का जवाब? क्या एसपी के सामने कबीर का सब राज खुल जाएगा? क्या है किस्मत का फैसला? एसपी साहब अतुल से बात करके बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर उनके पास एक क्लू था, वो था कबीर। एसपी बिना देर किए सुबह की पहली किरण के साथ कबीर से मिलने पहुंच गए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी ने जब कबीर से बात करना शुरू किया तो उनको समझ आ गया कि कबीर उसको ज्यादा नहीं बताने वाला है। कबीर ने एसपी को ऐसे जवाब दिया जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। एसपी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस बात को सुनने आए हैं वो उनको कैसे पता लगेगी। कबीर जितना सिंपल दिखने में था, उसका स्वभाव ठीक उसका उल्टा था। बाद में एसपी साहब ने मनोज वालिया का नाम लेते हुए कबीर को उकसाने की कोशिश की। कबीर ने एसपी साहब को बहुत अच्छे से जवाब देते हुए कहा कि उसका मनोज वालिया से कोई वास्ता नहीं है। कबीर के पीछे काजल भी इस बात को बहुत अच्छे से सुन रही थी। अब उसका भी दिमाग खराब हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एसपी साहब को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि पुलिस का हाथी जब कबीर के ऊपर मीडिया के लोगों ने हमला किया था। साथ में काजल ने एसपी साहब को यह भी क्लियर किया कि कैसे मनोज के बेटे ने कबीर को मारने की साजिश की थी। इन सब बातों के साथ काजल ने इस बात को भी एडमिट कर लिया कि मास्टर जियो ने ही कबीर को बचाया है। ये बात सुनकर एसपी साहब को उनका जवाब मिल गया और कबीर उलझन में आ गया। सुबह का वक्त था। मास्टर जियो अपने घर पर पारस के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये वो जगह थी जहां अक्सर पारस और मास्टर जियो किसी बहुत जरूरी बात को लेकर डिस्कस करते थे। मास्टर जियो पारस का इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक हथियारों के कंसाइनमेंट के बारे में पारस से डिस्कस करना था। अभी मास्टर जियो सोच ही रहे थे कि तभी कार के रुकने की आवाज आती है। ये पारस था जो कि अड्डे पर आ चुका था। उसने अंदर आते ही मास्टर जियो को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग पारस, बैठो। मास्टर जियो ने अभिवादन स्वीकारते हुए बैठने का इशारा किया। क्या बात है मास्टर साहब, इतनी सुबह बुला लिया, सब ठीक तो है? पारस ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे कल ही थाईलैंड के एक माफिया ग्रुप से कॉल आया था। उनका एक हथियारों का कंसाइनमेंट नेपाल भेजना है, जहां से वो थाईलैंड भेजा जाएगा। मास्टर जियो ने कल रात की बात को पारस को बताते हुए कहा, पर मास्टर साहब अभी एसपी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है, इसलिए अभी इसमें बहुत रिस्क है। पारस ने सुझाव देते हुए कहा कि थाईलैंड से हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा इसमें हमें बहुत मुनाफा है, जिसकी अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। मास्टर जी ने समझाते हुए कहा, जब आपने मन बना लिया है तो काम हो जाएगा, पर आप एक बार सोच लें मास्टर साहब। पारस ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। पारस, मैं सोच चुका हूं और अब ये सब मैं हम लोगों के लिए कर रहा हूं। मास्टर जियो ने बात जारी रखते हुए फिर कहा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं इस कंसाइनमेंट को नहीं लेता। इस बार मास्टर ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। पारस ने आखिर मानते हुए सवाल किया, कंसाइनमेंट किस बारे में है? दुनिया के सबसे एडवांस वेपन और एम्यूनिशन, मास्टर जियो ने कहा। पारस ने अधूरे मन से स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, डिटेल अभी बताएंगे या मोबाइल पर जानकारी देंगे? सारी डिटेल मिलते ही मैं तुम्हें बताता हूँ, मास्टर जियो ने आखिरी शब्द कहे। पारस ने दरवाजे से निकलते हुए कहा, चलता हूँ मास्टर साहब। कार में बैठते ही पारस सोच रहा था कि क्यों मास्टर जियो इतना
खतरा उठा रहे हैं। पहले कबीर को लेकर अतुल की किडनैपिंग और अब अचानक से ये कंसाइनमेंट। उसने बेमन से काम को हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसको कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही थी। इन दोनों बातों की वजह से पारस के मन में मास्टर जियो के लिए पहले वाला स्थान नहीं रह गया था। दूसरी तरफ एसपी अभी भी कबीर से उसके घर पर कबीर और मास्टर जियो से जानकारी लेना चाह रहा था, जबकि कबीर इस बात से परेशान था कि कैसे वो ये बात छिपाए कि मास्टर जियो ने उसकी मदद क्यों की। एसपी और कबीर की बातचीत अभी भी जारी थी। कबीर, अब कुछ भी छिपा नहीं रह गया है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा और मास्टर जियो का क्या रिश्ता है? एसपी ने कबीर को घेरते हुए सवाल किया। जब से मैं शहर में आया हूँ, किसी ने क्या, सभी मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, चाहे वो मनोज हो, काजल की बहन हो या खुद सारस्वत परिवार ही क्यों ना हो। किसी को मेरी परवाह नहीं, पर तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काजल के अलावा मुझे किसी का भरोसा नहीं चाहिए। कबीर ने संवेदनशीलता से कहकर बात को घुमाना चाहा। और मास्टर जियो, उनका क्या? एसपी ने मुद्दे पर बात लाते हुए पूछा। कबीर ने कहा, मेरे कई दुश्मन हैं। अगर मास्टर जियो ने मेरी मदद की, इसमें अगर कोई अपराध है तो मुझे बताएं एसपी साहब, कबीर ने सफाई देते हुए कहा। नहीं, अपराध तो नहीं है, पर मास्टर जियो ही क्यों, कोई और भी तो मदद कर सकता था। एसपी ने शंकित होते हुए सवाल किया। मास्टर जियो ने मेरी एक्सीडेंट में मदद क्यों की? ये किस तरह का सवाल है? शायद इसलिए क्योंकि वो उधर से जा रहे होंगे या किसी ने उन्हें मेरे एक्सीडेंट के बारे में खबर की होगी, पता नहीं, लेकिन जो भी हो, उन्होंने मेरी जान बचाई और ये बात कभी नहीं भूलूंगा। आपको जो समझना है समझिए, कबीर ने बिना परवाह की सारी बात कह डाली। हाँ, कहानी तो अच्छी बना लेते हो कबीर, पर ध्यान रहे मुझे तुम्हारी कहानी पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एसपी ने अपनी मंशा साफ करते हुए कह दिया। तो मुझे लगता है अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो मैं आराम करना चाहूंगा, कबीर ने एसपी से पल्ला झाड़ते हुए कहा। आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा और एक दिन तुम्हें और मास्टर जियो को जेल की चक्की पिसवा कर ही दम लूंगा। आवेश में आकर एसपी ने कहा, आप इस बात को भूल ही जाते तो बेहतर रहेगा। खैर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कबीर ने औपचारिकता निभाते हुए कहा। उसके बाद एसपी सारस्वत विला से तेजी से निकलता है, अपनी कार में बैठता है, ड्राइवर को ऑफिस की ओर चलने का आदेश देता है। मास्टर जियो अपने घर पर अपने ऑफिस में थे, तभी उनके प्राइवेट मोबाइल पर कॉल आती है। कॉल किसी विदेशी नंबर से था। हेलो, मास्टर जियो ने कहा। इज दिस लाइन सेफ? उधर से किसी एक व्यक्ति ने सवाल किया। यस, मास्टर जी ने कहा। कंसाइनमेंट इज ऑन द वे एट 12:45. इट विल बी एट राइट प्लेस। उधर से निर्देश आया। वेट, टेल मी द लोकेशन और कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेस। मास्टर जियो ने कंसाइनमेंट की जगह के बारे में जानना चाहा। आई विल सेंड यू द लोकेशन। व्यक्ति ने जगह की इंफॉर्मेशन के महत्व को समझाते हुए उसे फोन पर न बताना बेहतर समझा। ओके, सेंड मी द कंसाइनमेंट कोड। मास्टर जियो ने कंसाइनमेंट कोड के बारे में पूछा। आई विल शेयर इट विद यू इन 1 आवर। व्यक्ति ने कोड की संवेदनशीलता के महत्व को दर्शाते हुए 1 घंटे पहले ही देने की बात कही। दैट इज टोटली फाइन, मास्टर जियो ने सहमति देते हुए कहा। इसके बाद फोन कट जाता है। मास्टर जियो सोचते हैं कि ये काम हो जाए तो उसकी स्थिति इंटरनेशनल ग्रुप में और भी मजबूत हो जाएगी और साथ ही उन्हें थाईलैंड में एक मजबूत साथी मिल जाएगा, जो कि आने वाले समय में चीफ के ओहदे को पाने में मदद करेगा। साथ ही उनके बिजनेस ग्रुप की स्थिति भी अच्छी करेगा, जो कि पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। उनको ये भी समझ में आ रहा था कि पारस अभी इन बारीकियों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसका संदेह करना बनता था। साथ ही मास्टर जियो ये भी जानते थे कि पारस कबीर का महत्व नहीं जानता था, इसलिए वो समझ नहीं सकता था कि वो उसके लिए कितना जरूरी था। अभी एसपी ऑफिस आकर आराम कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कोई अनजाना नंबर था। एसपी ने तुरंत फोन उठाया। उधर से आवाज आई, एसपी गौतम, आपके शहर के पास एक बड़ा हथियारों का जखीरा आ रहा है। कंसाइनमेंट रात में 1 बजे का है। लोकेशन पूरी तरह कंफर्म नहीं है, पर वो शिमला रूरल का कोई गांव है, लेकिन इतना कह सकते हैं वो शिमला से ईस्ट का गांव हो सकता है, जिसकी आबादी 150 से ज्यादा नहीं होगी। बाकी तुम संभाल लो। क्या शिमला के पास हथियारों की डील? एसपी ने चकित होते हुए कहा। हाँ, अपनी हर चौकी को अलर्ट कर दो। उधर से आ रही आवाज ने आदेश दिया। आप कौन? एसपी ने जिज्ञासा
जिज्ञासा से पूछा। आईवी, उधर से जवाब के साथ फोन कट गया। एसपी बहुत हैरान था, साथ ही मन में सवाल भी था, कौन हो सकता है जो शिमला में वेपन का कंसाइनमेंट ले सकता है। उसने मन में सोचा, हो ना हो मास्टर जियो का काम हो सकता है। उसने अपने सभी पुलिस अधिकारियों को खबर कर एक मीटिंग बुलाई। आधे घंटे में सारे अफसर उसके सामने थे। उसने शिमला का नक्शा सबको दिखाते हुए बोलना शुरू किया। हमारे जिले में आज रात हथियारों का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है। हमें अपने सभी लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ जरूरत है। ये कंसाइनमेंट मास्टर जियो का हो सकता है, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकते। हमें शिमला की सीमा से लेकर सभी गांवों पर नजर रखनी होगी, खासकर ईस्टर्न गांव में जो भी कम आबादी वाले गांव हैं, जो कि बड़ी डील है, इसलिए उन्होंने ऐसा इलाका चुना होगा। एसपी ने संबोधित करते ही पुलिस टीम से कहा। उसने आगे कहा, एनी डाउट? नो सर, पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। गुड, डिसमिस। एसपी ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा। रुको, उन्होंने अपने दो सबसे युवा अफसर को रोका और उसके कान में कुछ निर्देश दिए। फिर मीटिंग खत्म हो गई। उधर मास्टर जियो वेट कर रहे थे, क्योंकि रात हो चुकी थी और 11 बज चुके थे। थोड़ी देर में हथियार पहुंचने वाले थे। मास्टर जियो तब तक हल्का फुल्का नाश्ता करने लगे। मास्टर जियो रात को ज्यादा खाते नहीं थे, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा करके नाश्ता करने की आदत थी। लगभग आधे घंटे बाद उनके कीपैड वाले फोन में मैसेज आता है, जिसमें लोकेशन अंजी गांव थी। कंसाइनमेंट कोड था वेनोम एक्स। मास्टर जियो ने कोड और लोकेशन पारस को सेंड कर दिया। दूसरी तरफ पारस ने लोकेशन और कोड पाते ही अपनी गाड़ी निकाली और बहुत कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी वो कुछ दूर चला ही होगा, तभी उसने फोन निकाला और कुछ और लोगों को भी बुला लिया। क्योंकि ये बहुत बड़ा केस था, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता था। आगे चलकर शिमला से निकलते ही वे गाड़ियां भी उससे आ मिली। लगभग 30 मिनट बाद ही वो अंजी गांव के पास रुककर इंतजार करने लगा। अंजी गांव पूरी तरह से पहाड़ी पर बसा था, इसलिए वो सेफ था। साथ ही जंगल भी थे, इसलिए भागना भी आसान था। अंजी गांव की आबादी 87 थी और वहां कुल 38 परिवार ही रहते थे, जहां सिर्फ रोड साइड पर कुछ रिजॉर्ट थे। बाकी गांव पूरा शांत था। शायद इसलिए इस गांव को इस डील के लिए चुना गया था। तभी वहां कुछ ट्रक आते नजर आए। पारस ने घड़ी की तरफ देखा, 12:47 हो चुका था। वो समझ गया कि यही वो ट्रक है। ट्रक धीरे धीरे करीब आ रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि तय किया गया था। कुछ मिनट बाद ही 3 ट्रक वहां पहुंच गए। पारस को देखकर उसने ड्राइवर से कहा, कोड वेनोमैक्स। पारस ने जवाब दिया। गॉट इट, ड्राइवर ने इशारा किया। अभी ये सब चल ही रहा था, अभी वहां दोनों तरफ से आवाज आती है। अपनी सलामती चाहते हो तो अपने हाथ ऊपर कर दो। ये पुलिस की आवाज थी। ड्राइवर और उसके लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। पारस भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। क्या पारस पुलिस से बच पाएगा? पुलिस को कंसाइनमेंट की जगह कैसे पता चली?